सो हे हाय हेलो गाइस, होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी बेहद इस घर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने सुना था कि आरू तुलसी को कहती है कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, और उसके बाद से तुलसी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है कि तभी आरू की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। अब इसके आगे आरू कहती है, चोट पे पानी मत लगने देना और ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे देना। ये सब आरू काफ़ी भारी आवाज़ में कहती है, लेकिन उसकी आवाज़ में एक फ़िक्र थी, जिससे कि तुलसी के मुरझाए हुए चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो झट से वॉशरूम के अंदर जाती है। वहीं आरू तुलसी को जाते हुए देखकर अपने बालों में हाथ फेर कर खुद में बड़बड़ाती है, मैं कैसे इससे दूर रहूं, जब इनकी मासूमियत मेरी तपस्या भंग करने का पूरा इंतजाम करके बैठी है। और फिर एक गहरी सांस छोड़कर, ये मेनका पक्का मेरी तपस्या भंग करके रहेगी। इस वक्त आरू के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अपना मोबाइल लिए वही बेड पे बैठ जाती है और अपने मोबाइल पे कुछ करने लगती है। अभी तुलसी को वॉशरूम में गए मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे कि वो आरू को आवाज़ लगाते हुए कहती है, सुनिए जी। हाय, कितने प्यार से तुलसी ने आरू को पुकारा था, सुनिए जी। यहाँ भाई आरू पिघल जाती है। आरू अपना फ़ोन अपने जेब में रखती है और तुलसी से कहती है, क्या हुआ? तुलसी उसकी आवाज़ सुन के कहती है, यहाँ आइए ना। तुलसी की आवाज़ सुनकर आरू बिना वक्त गवाए वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर जाती है, लेकिन जब वो अंदर का नज़ारा देखती है तो उसका गला सूखने लगता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि सामने तुलसी इस वक्त सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी थी। उसके हाथ में इस वक्त साड़ी थी और वो मासूम सी नज़रों से आरू को देख रही थी। उससे इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो इस टाइम आरू के सामने किस रूप में खड़ी है। वहीं तुलसी को इस अवतार में देखकर आरू की हालत खराब हो रही थी। वो जल्दी से नज़रें फेर के कहती है, ये सब क्या, और तुम ये आधे अधूरे कपड़ों में क्यों घूम रही हो? आरू तुलसी की तरफ देख नहीं रही थी। ऐसा नहीं था कि वो तुलसी को इस वक्त नज़रअंदाज कर रही थी। बात तो यहाँ दरअसल ये थी कि वो खुद को कंट्रोल कर रही थी। जो तुलसी को इस तरह से देखकर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वही आरू की बातें सुन के तुलसी मासूमियत से कहती है, ए जी, आप ही ने तो कहा था कि ज़रूरत पड़े तो आवाज़ देना। अब जब मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैंने आपको बुला लिया, तो आप मुझे डांट क्यों रही हो? ये सब तुलसी काफ़ी मासूमियत से कह रही थी, और ये सब कहने के बाद वो अपने होठों का पाउट बना लेती है। तभी आरू अपनी आईब्रो को रब करते हुए धीरे से कहती है, कहो, क्या मदद चाहिए? आरू की बातें सुन के तुलसी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी उछल कूद कर नाचे। उसका मन इस वक्त खुशी में से झूम रहा था, लेकिन वो जल्दी खुद को संभाल के अपने चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत लाते हुए कहती है, वो मुझसे साड़ी नहीं पहना जा रहा। वो इतना कह के अपनी गुड़िया जैसी आंखों से आरू को देखने लगती है। तभी आरू उसके हाथ से साड़ी लेके घुटनों के बल बैठती है और तुलसी को साड़ी पहनाने लगती है। जब जब आरू की ठंडी उंगलियां तुलसी के बॉडी को छू रही थी, वैसे वैसे तुलसी अपने दांतों के तले अपने होठों की दबा रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। इस वक्त उसने अपनी मुट्ठियों को कस के बांधा हुआ था, जिसे आरू ने भी देख लिया था। तुलसी की हालत आरू बखूबी समझ रही थी। वो ये बात अच्छे से समझ पा रही थी कि उसके छुअन से तुलसी को कुछ कुछ हो रहा है। उसके शरीर में एक सिहरन पैदा हो रही है। तुलसी की हालत देखकर आरू को मन ही मन खुशी हो रही थी, इसलिए वो और ज़्यादा उसे तंग करने लगती है। वो
जान जान के तुलसी के नाभि को छूती है तो कभी उसके पेट पे हाथ फेरती है, जिससे तुलसी की सिसकियाँ निकल रही थी। कुछ ही देर में वो तुलसी को साड़ी पहनाकर कहती है चलो। इधर आरू की आवाज़ सुन के तुलसी छिप जाती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो जिस तरह की आवाज़ें निकाल रही थी, अब उसे आरू से नज़रें मिलाने में शर्म आ रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और आरू तुलसी को अनदेखा करके वॉशरूम से निकल जाती है और उसके पीछे पीछे तुलसी भी निकल जाती है। दोनों हॉस्पिटल से छुट्टी लेते हैं और हमारी आरू की जीप उसकी हवेली के सामने आके रुकती है। जीप के रुकते ही तुलसी जीप से उतरने ही वाली थी कि उसकी कलाई पे जख्म होने के कारण वो उस पर ज़्यादा दबाव नहीं दे पा रही थी। वहीं अब तक आरू भी जीप से उतर चुकी थी। तुलसी को उतरते देखकर वो ना में सिर हिला के खुद में बड़बड़ाती है, उतरा नहीं जा रहा है, लेकिन नहीं, मेरी मदद ले नहीं सकती। चुन चुन कर क्या ही बताऊं, भगवान ने मेरी किस्मत में इसे ही लिखा था, जिसका बचपना खत्म ही नहीं होता है। इधर आरू ना में सिर हिला के तुलसी की तरफ जाती है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देती है। तुलसी को इस तरह हाथ बढ़ाता देखकर आरू को इस तरह हाथ बढ़ाता देखकर तुलसी कभी आरू के चेहरे को देखती तो कभी उसके हाथ को देखती। वहीं उसे इस तरह से देखते देखते आरू खींचते हुए कहती है, मेरे ऊपर क्या सोना जड़ा हुआ है या तुमको कोई जोकर नजर आ रही हो जो देखे ही जा रही हो। इधर आरू की बात सुन के तुलसी की हंसी छूट जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि आरू उसे अजीब सी नज़रों से देख रही है तो वो अपना मासूम सा चेहरा बनाकर आरू के हाथ में अपना हाथ रख देती है। वहीं आरू एकटक तुलसी के हाथ को देख रही थी, जो काफ़ी खूबसूरत था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी तुलसी के हाथ को चूम ले, लेकिन वो अपने इन ख्यालों को झटकती है, क्योंकि इस वक्त उसे तुलसी से अपनी नाराज़गी जाहिर करनी थी। वो तुलसी के हाथ को अच्छे से थाम कर उसे जीप से नीचे उतारती है और ऐसे में दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। इधर आरू के करीब होने से तुलसी की धड़कनें तेज हो गई थी और ऐसा ही कुछ हाल हमारे आरू का भी था, लेकिन फ़र्क बस इतना था कि आरू अपने एहसासों से अनजान नहीं थी। उसे पता था कि वो तुलसी से प्यार करती है, वहीं तुलसी अपने एहसासों से पूरी तरह अनजान थी। उसे पता ही नहीं था कि आरू के करीबी से उसका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कता है, क्योंकि आरू के करीब किसी और को देख के उसे जलन होती है। वो इन सारी चीज़ों से अनजान थी और वहीं हमारी आरू बखूबी जानती थी कि तुलसी के दिल में भी उसके लिए कुछ ना कुछ है, बस वो उन सारी चीज़ों से अनजान है। इधर आरू तुलसी की कलाई को पकड़ के कहती है चले। इतना कहकर वो हवेली की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वो दोनों हवेली के चौखट पे पहुंचे ही थे कि नताशा पहले से ही आरती की थाली लिए हुए खड़ी थी। उसके साथ घर के सभी लोग मौजूद थे। नताशा तुलसी की आरती उतारती है और उसके माथे पे तिलक लगा देती है। इतना प्यार, इतना अपनापन देख के तुलसी की आंखें नम हो जाती है। वो हवेली के अंदर आती है कि तभी बड़की अम्मा उसके पास आके उसके चेहरे को अपने हाथ में थाम के प्यार से कहती है, ये क्या कर दिया तुमने बेटा? कोई ऐसा करता है क्या? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी तुमने हम लोगों के बारे में नहीं सोचा? एक बार भी तुम्हारे मन में ख्याल नहीं आया कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोगों का क्या होता? अगर आज के बाद ऐसी कोई हरकत की ना तो मैं तुम्हारे कान खींच लूंगी। बड़की अम्मा की प्यार भरी डांट सुन के तुलसी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वो एक शब्द नहीं कहती, बस सिसकियाँ लेते हुए रोती रहती है। इस वक्त तुलसी का चेहरा नीचे हुआ झुका हुआ था। तुलसी का हाथ
बड़की अम्मा तुलसी का हाल बड़की अम्मा बखूबी समझ रही थी। तुलसी की नज़रें ज़मीन में गड़ी हुई थी कि तभी बड़की अम्मा उसे झट से गले लगाकर प्यार से उसका माथा चूम के कहती है, ना बेटा ऐसे नहीं रोते हैं, तू तो मेरी प्यारी सी बिटिया है ना। बड़की अम्मा ये सब काफ़ी प्यार से कह रही थी। वहीं बड़की अम्मा का इतना ममता देख के तुलसी उनके बाहों में बिखर के रो रही थी। उसने जो इतनी देर से अपने अंदर दर्द का गुब्बार समेट रखा था, अब वो उसे बाहर निकाल रही थी। तुलसी को इस तरह रोते देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं वहाँ मौजूद ये सब देखकर मन में कहती है, बस शुरू हो गया इसकी नौटंकी। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर इस लड़की में ऐसा कौन सा जादू किया है घर पे, जो हर कोई इसका गुणगान करते नहीं थक रहा है। इस वक्त शीतल के चेहरे पर कुछ अलग ही एक्सप्रेशन थे, जैसे उसे इन सारी चीज़ों से चिढ़ हो। इधर बड़की अम्मा तुलसी को खुद से दूर करके उसके आंसू पोंछ के आरू से कहती है, आरू बहू को रूम में ले जाओ, इसे आराम की ज़रूरत है। इधर बड़की अम्मा की बात सुन के आरू तुलसी को देखकर अब कहती है, बहुत आराम कर लिया आपकी बहू ने, अब इस वक्त आपकी बहू आराम करने का नहीं बल्कि उसको अपने गुनाहों की सजा देने का है। आरू की बात सुनकर शीतल के कान खड़े हो जाते हैं। वही बड़की अम्मा उसे असमंजस से देखते हुए कहती है, तू क्या कह रही है आरू, मुझे मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। इस वक्त बड़की अम्मा के चेहरे पर भी अजीब भाव थे। वैसा ही हाल वहाँ मौजूद सभी लोगों का था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आरू आखिर कहना क्या चाह रही है। किसी को कुछ कहता ना देखकर सुनीता जी कहती है, आरू क्या कह रही है तू, क्यों बेकार की बातें लिए बैठी है। सुनीता जी इतना कहती हैं कि आरू उन्हें अपनी जलती हुई निगाहों से देखकर बेहद गुस्से में कहती है, मैं कोई बेकार की चीज़ों के लिए नहीं बैठी हूँ। बेकार की चीज़ें वो थी जो कल रात आप लोग कर रहे थे। कल रात जो मेरी पत्नी पर बेवजह लांछन लगाया जा रहा था, वो बेकार की बातें थी। ये भाभी देवर के पवित्र रिश्ते को जो अपवित्र किया जा रहा था, वो बेकार की बातें थी। जो आप लोग बिना वजह तमाशा कर रहे थे, वो बेकार की चीज़ें थी। अब मैं जो करने वाली हूँ, वो कोई बेकार की चीज़ नहीं है। वो कल रात का सबूत है। एक तमाशा आप लोगों ने किया, अब एक तमाशा मैं करूँगी। और ये कोई ऐसा वैसा तमाशा नहीं होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार तमाशा होने वाला है। कल तो बड़ा ही आनंद लिया जा रहा था जब मेरी पत्नी पे लांछन लगाए जा रहे थे। अब मैं सब लोगों के मज़े लूँगी जब वो गुनहगार को मेरी पत्नी जी लात मार के इस हवेली से बाहर फेंकेंगी। ये सब कहते हुए आरू के होठों पर एक डेविल स्माइल थी। वहीं आरू की बातें सुन के सुनीता जी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। उन्हें अपनी बेटी के रूप में इस वक्त साक्षात मौत नजर आ रहा था, जो किसी भी पर उनके प्राण ले सकता था। और इधर आरू की बातें जैसे जैसे तुलसी के कानों में पड़ रही थी, वैसे वैसे तुलसी की आंखों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। वो हैरानी से आरू को देख रही थी। इस वक्त उसके अंदर कई सारे सवाल थे और ऐसा ही हाल वहाँ मौजूद सभी लोगों का था। बस अभिमान शांत खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला था। बड़की अम्मा जो तब से आरू की गोल गोल बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी, अब वो हल्के कठोर आवाज में कहती है, आरू बातों को जिलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुमा रही हो, साफ साफ कहो कि बात क्या है। जिस पे आरू कहती है, आपको साफ साफ सुनना है ना, तो सुनिए। और वो बेहद ही नफरत और गुस्से के मिलते जुलते भाव से कहती है, कल जो सबने अभिमान और तुलसी को देखा वो सच नहीं था। सच ये था कि सब हमें दिखाया गया था। उन्हें सबकी नज़रों में गिराने की साजिश की गई थी, और ये साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि शीतल है। यहाँ शीतल का नाम आते ही शीतल के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती है, बस ढीठ की तरह अपने चेहरे पर अकड़ लिए खड़ी रहती है।
तभी आरू उसके सामने आके खड़ी हो जाती है और उसे घूरते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ ना देवी जी, इतने महान और उच्च काम तो आप ही ने अंजाम दिया था। सिर्फ यही काम नहीं, आपने तो मेरी पत्नी को मारने तक का बंदोबस्त कर लिया था। एक बार भी नहीं सोचा, अगर मैं अपने पर आई तो तुम्हारे साथ क्या करूँगी? तुम्हें सीधा नर्क के दर्शन करवा देती। जब तक मैं शांत हूँ, तब तक इंसान हूँ। और जिस दिन मेरी हटी, सोचो उस दिन दुर्घटना घटी। इस वक्त आरू काफी गुस्से में लग रही थी। एक तरह से कहा जाए तो पूरा शैतानों वाला रूप लग रहा था। आरू का इतना खतरनाक रूप देख के सुनीता जी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। अब उन्हें खुद के लिए डर लग रहा था। उन्हें डर इस बात का था कि अगर उसके बेटी को उनके बारे में पता चला कि उन्होंने भी शीतल के हर काम में उसका साथ दिया तो उनका क्या करेगी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनके बेटी के कारनामों का भनक ना लगे जो उन्होंने कारनामे अपने किए हैं। इधर आरू इस वक्त गुस्से से शीतल को देख रही थी। वहीं शीतल भी लाल आंखों से आरू को देख रही थी। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वहीं शीतल का चेहरा देखकर आरू मुस्कुराते हुए कहती है, मैं आरू सिंह राजपूत हूँ। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। यहाँ मेरे कमरे में इतना बड़ा कांड हो जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा क्या? क्या लगा था तुमको? तुम मेरी पत्नी पे लांछन लगाओगी और मैं उसे इस हवेली से बाहर निकाल दूंगी। अगर साक्षात भगवान भी धरती पर आकर कहे ना कि मेरी पत्नी के चरित्र पे दाग है, तो भी मैं उनका भरोसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ उसका चरित्र गंगा की तरह साफ है। समझी? ये सब आरू अपनी जलती हुई निगाहों से शीतल को देखते हुए कहती है। वहीं तुलसी एकटक आरू को देख रही थी। उसे इस वक्त खुद पे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि आरू को उस पे भरोसा नहीं है। आरू उसे समझ नहीं पाई, लेकिन इस वक्त उसे लग रहा था कि आरू को वो सही से नहीं जान पाई। उसे खुद पे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। और इधर शीतल इस वक्त गुस्से का घूंट पी के खड़ी थी कि तभी नताशा उसके पास जाकर उसे खींच के एक थप्पड़ मारती है। और थप्पड़ पड़ने के चलते शीतल का चेहरा एक तरफ झुक गया था। वो अपनी जलती हुई निगाहों से घूरते हुए सपना को देखने लगती है, सॉरी नताशा को देखने लगती है। तब नताशा दांत पीसते हुए कहती है, मुझे लगा था कि तुम बुरी हो, लेकिन मैं तो भूल गई तुम बेशर्म भी हो। एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? हम लोगों को तो तुम्हें उसी दिन लात मार के घर से बाहर फेंक देना चाहिए था, जिस दिन तुलसी इस घर में शादी करके आई थी। गलती हो गई हम लोगों से। मुझे क्या पता था कि हम लोग एक नागिन को दूध पिला रहे हैं जो अंत में हमें ही डसेगी। नताशा इस वक्त गुस्से से कांप रही थी। उसका जी चाहता है कि वो शीतल को जान से मार देती। वही शीतल अभी भी कुछ नहीं कहती है, जैसे वो इस समय मौन धारण किए बैठी हो। लेकिन उसे अपने किए पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। वो अपनी जलती हुई निगाहों से तुलसी को देखते हुए बेहद नफरत से कहती है, ये सब तुम्हारे चलते हुआ है। अब तो तुम खुश हो ना? मेरे परिवार को मेरे से दूर करके तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी। शीतल के चेहरे पर इस वक्त गुस्सा और नफरत साफ साफ नजर आ रहा था। वहीं तुलसी उसे अपने नम आंखों से देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाती है और उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, जीजी, आप अभी भी मुझे बददुआ देने से बाज नहीं आ रही है ना? अरे, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन आप तो उससे भी ज्यादा गिरी हुई निकली। जिस परिवार ने आपको रहने का घर दिया, जिस घर में आपने खाना खाया और उसी थाली में छेद कर दिया। आप आरू को पसंद करती हैं,
आपके अंदर आक्रोश भरा है, ये मैं जानती हूँ। मुझे भी लगा था कि कहीं न कहीं आप गलत नहीं हैं, क्योंकि प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार तो कभी भी किसी से भी हो जाता है। लेकिन ये कैसा प्यार है, जहाँ आप मेरी इज़्ज़त दाँव पर लगाने निकली थी? रत्ती भी शर्म नहीं है ना आपके अंदर? मैं जब से इस हवेली में आई, या यूँ कहूँ कि जिस दिन से इस हवेली में कदम रखा था, आपने मुझे खून के आँसू रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप हर वक़्त आरू के करीब जाने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। लेकिन आज तो आपने हद कर दी। इतनी गिरी हुई हरकत! छी! एक पवित्र रिश्ते को बदनाम किया, जिसके लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। इधर हमारी तुलसी ये सब कहते हुए काफ़ी गुस्से में लग रही थी। उससे इस वक़्त साँस भी नहीं लिया जा रहा था। वहीं आरू, जो इतनी देर से तुलसी की बातें सुन रही थी, वो अपने कान में उँगली करते हुए कहती है, "ओह पत्नी जी, कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है, जो इतने लंबे-लंबे भाषण दे रही हो? लगाओ तो रैपटा कान के नीचे। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं सुधरेंगे। समझा? और तुमको सजा देने को कहा है, लेकिन तुम तो भाई यहाँ लंबे-लंबे भाषण दे रही हो। भाषण बाद में देना, पहले इन देवी जी को सुधारो, जो आपकी पत्नी के ऊपर डोरे डाल रही है।" इधर आरू की बात सुन के तुलसी के अंदर एक भारतीय नारी जाग रही है। तभी शीतल गुस्से से कहती है, "अपनी ये गँवार बीवी तुम्हारी ये गँवार बीवी मुझे मारेगी? ये मुझे सुधारेगी? इसकी इतनी औकात?" वो इतना ही कहती है कि आरू हाथ दिखा के उसे रोक के बेहद ही खतरनाक तरीके से कहती है, "मेरी पत्नी के बारे में इज्जत से कहो, और आवाज़ नीचे रख के बात करो, वरना अभी तुम्हारा मुंह जमीन में रगड़ दूंगी।" इस वक्त आरू की आंखें गुस्से से लाल थी। आखिर वो कैसे तुलसी के बारे में भी एक लफ्ज सुन सकती थी? वहीं आरू को गुस्से में देखकर शीतल मुस्कुराकर नफरत से कहती है, "गलत क्या कहा? सही तो कहा। आपकी बीवी किसी लायक नहीं है। इससे कुछ हो ही नहीं सकता। अरे इसे तो पता ही नहीं है कि एक इंसान को खुश कैसे किया जाता है।" वो बस इतना ही कहती है कि वहाँ एक थप्पड़ की गूंज आती है, जिससे कि आरू के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करते हुए कहती है, "ये बात मेरी शेरनी, अब लग रहा है कि सही मायने में आरू सिंह राजपूत की पत्नी हो।" जहाँ आरू के होठों पर एक डेविल स्माइल थी, वहीं इस थप्पड़ की गूंज से वहाँ का माहौल एकदम शांत हो गया था। सभी का मुंह बस हैरानी से खुला था और आंखें फटी की फटी थी। सो गाइस, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस।